नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त ये अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी आजसू को दी गई है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा। उम्मीदवारों के नामों का चयन करने के सिलसिले में केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले और दूसरे चरण में कुल 60 सीटों पर 27 मार्च और 1 अप्रैल को मतदान होना है। परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग, पश्चिम बंगाल के आम जनमानस, वह केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वहां के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से झगड़ा करें। झगड़ालू सरकार नहीं चाहते, इसलिए सबने तय किया है। और ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, 2/3 बहुमत के साथ 2 महीने के अंदर सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री की ये रैली पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। इस रैली को बीजेपी की तरफ से इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की इस रैली के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कई अन्य हस्तियों के भी इस अवसर पर मौजूद रहने की संभावना है। प्रमुख पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल के, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की चूंकि कल विशाल जनसभा है, अभूतपूर्व विशाल जनसभा कलकत्ता में, वहां पे सभी लोग हैं, उसके तैयारी में वहां पे सभी व्यस्त हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा के मुद्दे का हवाला देते हुए कुछ दिन पहले राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दिनेश त्रिवेदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। दिनेश त्रिवेदी को सिद्धांतों पर चलने वाला नेता बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पहले वो गलत पार्टी में सही व्यक्ति थे और अब सही पार्टी में आ गए हैं। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है। भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके, ये इसमें से दिखने को मिलता है। वहीं दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि कुछ पार्टियों में परिवार सबसे ऊपर होता है, लेकिन बीजेपी में लोग सर्वोपरि हैं। उन्होंने कोविड महामारी से मुकाबला करने और पड़ोसी देशों के मुद्दों पर मोदी सरकार की सराहना भी की। आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है।
हमने कभी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं, और मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से बड़ी संख्या में नेताओं का पलायन जारी है। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद, विधायक और नेताओं ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थामा है। टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं के पार्टी से किनारा करने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर चल रहा है। टीएमसी के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उससे ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रुद्रनील घोष, विश्वजीत दास, सुनील सिंह और रतन चक्रवर्ती बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। सुनील मंडल, बनश्री मैथी, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और सैकत पांजा ने बीजेपी का साथ थाम लिया है। जानकार मानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी में बढ़े अंदरूनी असंतोष का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में हम ये देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता राज्य स्तर पर और लोकल स्तर पर पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में योगदान दे रहे हैं, ज्यादातर भाजपा में। सिर्फ नेता ही नहीं, आप देखेंगे कि ग्रास रूट वर्कर्स के लेवल पर बहुत ज्यादा पैमाने में भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में योगदान दे रहे हैं। ये क्या दर्शाती है? ये पहली बात तो ये बोलती है कि लोग नाखुश हैं। जो पार्टी के जुड़े थे, मतलब आज के दिन में जो मौजूदा सरकार में है जो पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, उससे नाखुश है क्योंकि वो उनके जो मांगे हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रही। राज्य में लगातार बड़ी तादाद में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा के झंडा के नीचे जो विकास हो रहा है उसमें सब सहभागी हो रहे हैं और इसमें लोगों का हाथ में सब कुछ है, वो चयन करेंगे, मतदान उनके द्वारा होगा। हम उनके सामने हमारा एजेंडा रखे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42 में से केवल 2 सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 में उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 10% से बढ़कर 40% हो गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। पिछले साल अगस्त में कोविड-19 के संक्रमण से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। पोन राधाकृष्णन 2014 में कन्याकुमारी लोकसभा सीट से विजयी रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री बने थे। पोन राधाकृष्णन वित्त और जहाजरानी राज्य मंत्री रहे थे। बीजेपी ने कल रात दक्षिण भारत में अपनी सहयोगी एआईएडीएमके से राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर समझौता किया। एआईएडीएमके ने बीजेपी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट के साथ 20 विधानसभा सीटें दी हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण में 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएडीएमके से निलंबित और पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी रही वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद शशिकला ने कहा कि उन्हें पद और सत्ता का कभी लालच नहीं रहा। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी और जयललिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। लेकिन उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ने वाले असर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। तमिलनाडु में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, उसने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कभी जयललिता की सहयोगी और तमिलनाडु में चिन्नम्मा यानी मौसी के नाम से जानी जाने वाली वीके शशिकला के राजनीति से दूर रहने और अम्मा के समर्थकों के एकजुट होने के संदेश के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वीके शशिकला के राजनीतिक संन्यास से एआईएडीएमके के वोटों में बिखराव नहीं होगा। जो शशिकला मैडम रिटायर होने का जो ऐलान किया है, उसी से कम 30 से 35 असेंबली सेगमेंट्स तक
जो शशिकला का तेवर कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस है वो एडीएमके को तरफ आ जाएगा, डीएमके वोट का घटेगा, एडीएमके वोट का बढ़ेगा। दरअसल वीके शशिकला दक्षिणी तमिलनाडु की थेवर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जिसका तमिल राजनीति में खासा महत्व है। जानकारों का मानना है कि 30 से 35 विधानसभा सीटों पर थेवर समुदाय का विशेष असर है। वीके शशिकला के इस फैसले से एआईडीएमके को सीधा फायदा मिलेगा। शशिकला आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में 4 वर्ष की कैद की सजा पूरी करने के बाद जनवरी के आखिर में जेल से बाहर आई थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सत्तारूढ़ एआईडीएमके और विपक्षी पार्टी डीएमके को चुनौती देंगी, लेकिन वीके शशिकला ने अचानक राजनीति से संन्यास की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर वो के मैदान में उतरती तो वो अकेले ही एआईएडीएमके के वोट बैंक को 60 से 70 सीटों में प्रभावित कर सकती थी। शशिकला के इस फैसले पर उनके भतीजे दिनाकरन को झटका लगा है, जिन्होंने एआईएडीएमके से निष्कासित किए जाने के बाद एएमएमके की स्थापना की थी। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने भी भाग लिया। पहली बार इसमें जवानों के साथ साथ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल हुए। कमांडरों का यह संयुक्त सम्मेलन सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे 3 वर्ष बाद आयोजित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के सूत्रों के अनुसार इस साल के सम्मेलन की कार्यसूची में कई नए विषय शामिल किए गए और इसे बहुस्तरीय विचार विमर्श आधारित अनौपचारिक और 30 जवानों और जूनियर कमीशन अधिकारियों को शामिल करके ज्ञानवर्धक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलांग के उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थान में 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया है। जन औषधि सेवा को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। जन औषधि दिवस के मौके पर 7 मार्च की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सरकार की प्रधानमंत्री औषधि परियोजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि मरीजों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर दवाएं भी मिलती हैं। सरकार जन औषधि केंद्र खोलने पर 2.5 लाख रुपए तक की मदद भी करती है। बाहर जो आप दवाई लेते हैं उससे 50 to 90% ये डिस्काउंट में आपको इस केंद्र से मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए गैस का पत्ता है जो 80 से लेकर 100 रुपये तक का बाहर दुकान वाले आपको आम केमिस्ट आपको देते हैं, वो हमारे पीएमबीजे के केंद्रों से आप उसको 10 रुपये में ले सकते हैं। और ऐसी बहुत ही सारी दवाई है जो आपको इतना डिस्काउंट जिन पे आपको मिल जाता है। और गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका बजट भी बहुत अच्छे तरीके से बच जाता है। जन औषधि के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक देश भर में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस आयोजन की थीम है जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश के सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद करें और सुप्रीम कोर्ट की तरह एक साथ उपलब्ध और प्रकाशित कराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। आज पहले दिन राष्ट्रपति ने जबलपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल अकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि उनके सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में काम करते हुए अपने निर्णयों का अनुवाद 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ रही है। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से ऐसे मंचों पर अदालतों की प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के सरलीकरण पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे एक ओर जहां मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकती है, वहीं न्यायिक प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव का विकास हो सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल विवादों का निपटान ही नहीं बल्कि न्याय की रक्षा भी है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े तमाम विशिष्ट लोग न्यायिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से देश ने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित दौर में भी कुल 50,192 करोड़ रुपए के व्यय का 2021-22 का बजट पिछले वित्त वर्ष के 49,131 करोड़ रुपए की तुलना में 1,061 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि विधायकों को 1 अप्रैल से उनका पूरा वेतन मिलने लगेगा और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MLA लैड निधि भी पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी। साथ ही इसे 5 लाख बढ़ाकर 1,75,00,000 रुपए की जगह 1,80,00,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की। को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत रखा जाएगा। 2021-22 में इस योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पूरे देश भर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर एक घर को गैस का चूल्हा देने में हम सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामायण महाकाव्य में विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है। लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के कर्टन रेजर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये पुस्तक हमें विज्ञान और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं से परिचित कराएगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की संस्कृति पहली संस्कृति है जिसने वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाया। कार्यक्रम के दौरान रामायण विश्व महाकोश के ई-बुक को पेश किया गया। और कोविड अपडेट को लेकर बात करते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को जारी रखने को कहा है, जहां कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिवों से बात की। इन राज्यों में हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन 8 राज्यों में कोरोना के मामलों की समीक्षा की गई। इन राज्यों को निगरानी को बढ़ाने, कंटेनमेंट जोन तय करने और टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। दिल्ली के 9 जिलों, हरियाणा के 15, आंध्र प्रदेश के 10, ओडिशा के 10, हिमाचल प्रदेश के 9, उत्तराखंड के 7 और गोवा के 1 जिले में टेस्टिंग में कमी देखी गई है। इन राज्यों में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। इन जिलों में टीकाकरण अभियान को तेज गति के साथ मिशन मोड पर चलाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जन स्वास्थ्य टीमें भेजी हैं। ये टीमें कोविड-19 की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगी। महाराष्ट्र के लिए भेजी गई उच्च स्तरीय टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी रविंद्रन करेंगे।
वहीं पंजाब भेजी गई जन स्वास्थ्य टीम के प्रमुख राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर S.K. सिंह नियुक्त किए गए हैं। ये टीमें इन राज्यों में संक्रमण के हॉटस्पॉट्स का दौरा करने के बाद रोगियों की संख्या में उछाल की वजह पता लगाएंगी। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जन स्वास्थ्य टीमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों से भी मिलेंगी और अपनी पड़ताल के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभागों की तरफ से किए जाने के उपायों की भी जानकारी देंगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।